तो दोस्तों आज हम लोग जानकारी लेंगे MT6358 जो PMIC है। इसका जो जितना भी बैक कॉइल है, इस बैक कॉइल का फुल कॉन्फ़िगरेशन और कौन सा बैक कॉइल में कितना वोल्टेज आएगा। आज मेन चीज़ है कि कौन सा बैक कॉइल में कितना एम्पियर आएगा। वोल्टेज तो हर कोई बता लेता है, या फिर आप लोगों को बहुत सारे यूट्यूब वीडियो में वोल्टेज के बारे में मिल जाएगा, मगर कौन सा बैक कॉइल में कितना एम्पियर जनरेट होता है इसके बारे में आज बात करेंगे। तो आप लोग जो नया है उन लोगों को बोल रहे हैं कि बहुत सा चीज़ आप लोगों का शायद कुछ समझ में आएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो आप लोग काम कीजिए, नोट डाउन कीजिएगा। जिसको MT6358 के बारे में जानकारी फुल लेना है तो ज़रूर नोट कीजिए, नोट डाउन कीजिएगा। हर एक बैक कॉइल जो है, इसका कॉन्फ़िगरेशन और इसका कितना वोल्टेज आउटपुट करेगा, सब कुछ आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे। देखिएगा, MT6358 स्कीमेटिक के जरिए और हम लोग अपना हिसाब से या फिर आप लोगों को समझाने के लिए अपने से इसको थोड़ा ड्रॉ किया कि समझने में दिक्कत ना हो। तो आते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, देखते हैं कि इसका कॉन्फ़िगरेशन और कौन सा मॉडल में ये लगता है। ये बहुत एक अपडेट आईसी है, बहुत सा अपडेट सेट में ये आईसी मिल जाएगा। चलते कंप्यूटर स्क्रीन में। तो देखिए, आज का वीडियो आप लोगों को MT6358 ये जो PMIC है इसी के ऊपर होने वाला है। देखिए, ये आईसी जो है बहुत सारा मॉडलों में ये लगता है, तो ये बहुत पॉपुलर आईसी है। आप ओप्पो में, वीवो में देखिए, ओप्पो F9 Pro, ओप्पो F9 Pro, रेडमी 10X, ओके, ऐसे ही बहुत सारा मॉडलों में ये आईसी लगता है, ठीक है ना। तो इतना सारा मॉडल में ये आईसी लगता है, तो इस आईसी के बारे में आप लोगों को जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। आप अगर डीप चिप में काम जानते हैं तो आपको पता ही होगा कि पावर आईसी का कॉन्फ़िगरेशन पता चलने से हम लोगों को मोबाइल में, डेड मोबाइल में काम करने में बहुत आसानी मिलता है। तो PMIC कैसे काम करता है और कौन सा वोल्टेज ना बनने से ये PMIC खराब है, या फिर कौन सा वोल्टेज बनना चाहिए PMIC ऑन होने के बाद, इस सब के बारे में आप लोगों को फुल जानकारी होना चाहिए। अगर आप लोगों को फुल जानकारी नहीं है तो आप लोग बड़ा आईसी के ऊपर कभी काम कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे मैकेनिक्स मार्केट में है, मगर बहुत सारे मैकेनिक्स को असल में पता नहीं है कि गड़बड़ी किस जगह से है। कुछ भी आईसी को उठा देता है, कुछ भी कर देता है, सेट जितना खराब है उससे ज़्यादा खराब होके बाद में हम लोगों के पास आता है। तो बहुत सारा कंडीशन में वो रिपेयर भी नहीं होता है। तो दोस्तों, क्या करो, आप लोग जो है सही से जानकारी लो। जानकारी लेने के बाद आप लोग काम करो। देखिए, आज जो हम बताने वाला है MT6358, इसका फुल कॉन्फ़िगरेशन और कौन सा बैक कॉइल का अंदर से क्या क्या वोल्टेज आउटपुट करता है और इसके लिए क्या क्या जरूरी है, आज इसके विषय में आज आप लोगों से बात करेंगे। और इसमें आज हम लोग वोल्टेज और एम्पियर दोनों के बारे में बात करेंगे, जो आप लोगों को ज़्यादातर वीडियो में ये नहीं मिलेगा। आप लोग बैक कॉइल के बारे में दूसरा किसी का वीडियो में या फिर दूसरा किसी का यूट्यूब चैनल में आप लोग ये आप लोग मिल जाएगा कि बैक कॉइल में इतना इतना वोल्टेज मिलता है, मगर आप लोगों को कोई भी चैनल वाला आप लोग को ये नहीं पता कि कौन सा बैक कॉइल के अंदर से कितना एम्पियर का वोल्टेज निकलता है, ठीक है ना। एम्पियर आज बताएंगे, एम्पियर के बारे में कुछ ट्रिक बताएंगे और किस बैक कॉइल में कितना एम्पियर जाता है वो बताएंगे। तो देखिएगा, ये है हम लोगों का बैटरी कनेक्टर, जहाँ से बैटरी इनपुट करेंगे। उसके बाद जो है ये हम लोग का DC आईसी है। तो DC आईसी के बारे में हम लोग को दूसरा किसी क्लास में बताएंगे, क्योंकि DC आईसी भी एक बड़ा टॉपिक है। ये कैसे काम करता है, अलग अलग नंबर का DC आईसी कैसे काम करता है, इस पर में जरूर हम लोग दूसरा वीडियो में आएंगे। तो आज फिलहाल बताएंगे कि ये जो DC आईसी से जो VPH या फिर V सिस्टम
जो वोल्टेज निकलता है 3 से लेकर 4 तक, देखिए हमने यहाँ पर लिख दिया। ये वोल्टेज PMIC का एक पिन पे कभी घुसता नहीं है या फिर एक बॉल पे घुसता नहीं है। ये जो है PMIC आउटपुट कितना कॉइल आउटपुट है उसका हिसाब से PM का अंदर VPH इनपुट होगा। देखिए अगर आउटपुट अगर यहाँ पर 8 है या फिर 9 है, देखिएगा आउटपुट यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखिए यहाँ पर 9 आउटपुट है। 9 के लिए 9 VPH यहाँ पर घुसेगा और एक एक्स्ट्रा इसका बक कंट्रोलर को ऑन करने के लिए एक्स्ट्रा आएगा। मतलब यहाँ पर 9 अगर बक कॉइल है तो यहाँ पर 10 आप लोगों को VPH मिलेगा, क्योंकि VPH इस IC में एक जगह पर या फिर एक बॉल पे नहीं घुसता है। VPH इसका अंदर बहुत सारा सर्किट है, डिवाइडेड किया रहता है, उसका हिसाब से VPH इसमें इनपुट होता है। इसमें से एक भी VPH अगर इनपुट में गड़बड़ी आया तो ये IC काम करना बंद कर देगा। तो मतलब हम लोग यहाँ पर बैटरी लगाएंगे और चार्जर लगाएंगे, दोनों होना जरूरी है, बैटरी और चार्जर, या फिर हम लोग नॉर्मली सेट को ऑन करेंगे तो भी ये काम बन जाएगा। आप लोग ये चेक कर पाएंगे। देखिएगा हम लोग सबसे पहले करेंगे क्या, बैटरी और चार्जर दोनों को इनपुट कर देंगे। इनपुट करने के बाद हम लोग पहले यहाँ पर VPH चेक कर लेंगे, 3 से लेकर 4 तक VPH बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और यहाँ पर अगर VPH बन रहा है तो मतलब इस पे इसका अंदर इनपुट सही से हो रहा है। मगर ये भी नहीं है कि इसका आसपास में हमको 20 पे वोल्टेज मिला, ऐसे अंदर में कोई ऐसे का कोई एक बॉल VPH का बॉल टूटा हुआ है, IC के अंदर में कोई एक VPH का बॉल, सोचो ये सब में VPH आ रहा है और इसमें भी आ रहा है VPH इनपुट हो रहा है, मगर इसका नीचे का बॉल टूटा हुआ है तो पूरा जो है सर्किट बंद होकर जाएगा। तो ये जो है पूरा डीप चिप लेवल काम किया जाता है, ऐसा नहीं कि नॉर्मली आप लोग कर पाएंगे। देखिएगा आज बताएंगे कि ये जो कॉइल है, इस कॉइल का कॉन्फ़िगरेशन क्या है और कितना कॉइल लगा रहता है बोर्ड में। हम लोग एक मॉडल को निकलते हैं। देखो यहाँ पर हमने देखा है F9, ओप्पो का F9, इसमें वही IC है। देखिएगा इसका पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 कॉइल का कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर आज हम लोग बताने वाले हैं। कौन सा कॉइल में कितना वोल्टेज मिलेगा, कितना एम्पियर मिलेगा, आज का टॉपिक है एम्पियर। आज हम लोग आप लोगों को बताने वाले हैं कितना, कौन सा कॉइल में कितना एम्पियर जनरेट करके भेजता है, ठीक है ना। ये एम्पियर जनरेट करके भेजने के बाद ही हम लोग को दूसरा IC ट्रिगर होता है। ऐसा नहीं कि हम लोग किसी IC में हमको 2 वोल्टेज मिल गया, हम लोग किसी जगह से उठाकर 2 वोल्टेज दे देंगे, ऐसे काम चेक कर जाए नहीं, क्योंकि हर 2 वोल्टेज का एम्पियर अलग अलग होता है, हर वोल्टेज का एम्पियर अलग अलग होता है। तो कोई भी वोल्टेज उठा कर दे देंगे काम नहीं होने वाला है। तो क्यों नहीं होने वाला है वही आज बताएंगे। देखिएगा सबसे पहले जब हम लोग चार्जर और बैटरी इनपुट करेंगे उसके साथ साथ, या फिर हम लोग मॉल को ऑन कर लेंगे, ट्रिगर करके ऑन कर देंगे, या फिर हम लोग पावर स्विच को शॉर्ट कर देंगे। इन तीनों कंडीशन में आप लोगों को पावर IC ट्रिगर हो जाएगा। तो पावर IC ट्रिगर होने के बाद सबसे पहले जो वोल्टेज निकलेगा, ये निकलेगा Vprop 0.6 से लेकर 1.2 तक। 0.6 से लेकर 1.2 तक ये Vprop आप लोग को हम लोग दूसरा वीडियो में आप लोग को ऑलरेडी बता चुके हैं। तो उसमें क्या हुआ, दूसरा IC था, उसके लिए Vprop 1 निकला था, मगर इस IC के कॉन्फ़िगरेशन कंपनी ऐसा बनाया कि इसके अंदर Vprop का कॉन्फ़िगरेशन 2 बन जाएगा। मतलब 2 कॉइल में आप लोग को Vprop का 0.6 से लेकर 1.2 तक वोल्टेज मिल जाएगा जब हम लोग चार्जिंग को इनपुट करेंगे, ठीक है ना। अब इसमें मेन चीज क्या है, देखिए वो 0.6 से 1.2 तक वोल्टेज मिल जाएगा। आप लोग सोचेंगे कि यहाँ पर हमको वोल्टेज नहीं मिला, हमने किसी भी और जगह से उठाकर यहाँ पर 1.6 का 0.6 का एक जंपर लगा दिया तो यहाँ पर 0.6 का वोल्टेज मिलने लग गया, मतलब आपको CPU काम करने लग जाएगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि हर एक वोल्टेज का एम्पियर प्रूफ है। आज आप बताएंगे एम्पियर के बारे में। देखिए जो Vprop है ना, Vprop 1 में जो एम्पियर आएगा वो आएगा 5 एम्पियर। देखिए आप लोगों का चार्जर जो है ना, चार्जर अप्रोक्सली 4 एम्पियर या 3 एम्पियर का चार्जर अभी आप लोग यूज करते हैं फास्ट चार्जिंग के हिसाब से। मगर ये जो कॉइल है ना, ये एम्पियर बढ़ाने वाला कॉइल है, बाक कॉइल। आप लोगों को पता ही होगा कि ये एम्पियर बढ़ाता है। तो ये एम्पियर जब बढ़ाएगा तो ये 5 एम्पियर भेजेगा यहाँ पर। वोल्टेज तो 0.6 रहेगा या फिर 1.2 इसका अंदर रहेगा, मगर ये जो है इसका एम्पियर रहेगा 5 एम्पियर।
आप सोचेंगे कि 0.6 का एक जंपर लगे लगा देंगे तो उसमें उस 0.6 का एम्पियर जो है अलग रहेगा। किसी और सेक्शन से अगर लगाएंगे यहाँ पर जंपर 0.6 का वोल्टेज मिलाकर, ये काम नहीं करेगा, क्योंकि इसमें एम्पियर चाहिए 5 एम्पियर, जिससे सीपीयू ट्रिगर होगा, सीपीयू ऑन होगा, ठीक है ना। और एक कॉइल अगर शॉर्ट हो गया तो आप लोग इस जगह पे 5 एम्पियर तक वोल्टेज अप्लाई कर सकते हैं। इस कॉइल में अगर वोल्टेज नहीं मिला तो ये सेफ जिंदगी में ऑन होने वाला नहीं है। ऐसे ही और एक जो है VPROC 2, आप लोग सोचोगे सर VPROC एक दिन से हो जाता है, 2 क्यों दिया? देखिए ये जो है ना MT6358 ये बहुत अपडेटेड सेट है, मतलब सीपीयू का काम बढ़ गया है इसमें, सीपीयू का अंदर सेक्शन बढ़ गया, उसके हिसाब से VPROC का सेक्शन भी डबल हो गया। मतलब पहले एक सेक्शन से सीपीयू चलता था, सीपीयू का अंदर एक ही VPROC का सेक्शन था, अभी इसमें सीपीयू का अंदर 2 सेक्शन हो गया। तो ऐसे पावर जीसी क्या करेगा, 2 VPROC निकालेगा, उसका सीपीयू का अंदर का VPROC 2 सेक्शन को ऑन करने के लिए। तो एक VPROC निकलेगा 0.6 से 1.2 तक, दूसरा निकलेगा 0.6 से 1.2, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा सीपीयू कभी 1.2 से ऊपर वोल्टेज कंज्यूम नहीं करता है, ठीक है ना। इसके बाद जो वोल्टेज ये जो है PMIC ऑन होने के बाद जो वोल्टेज निकलेगा वो है Vcore मतलब सीपीयू का अंदर जो कोर है ना उसको ऑन करने के लिए। जैसे ऑक्टा कोर, डुअल कोर नाम सुना है ना आपने, तो इस हिसाब से सीपीयू जो है, सीपीयू का अंदर जितना भी कोर है उस कोर को ऑन करने के लिए Vcore से 0.6 से 1.2 तक वोल्टेज ये मिलता है। इसके बाद सीपीयू में और एक वोल्टेज जाएगा 0.6 से 1.2 तक। ऐसे V मॉडेम मतलब क्या है, ये जो है हम लोग सिम लगाते हैं ना, इस सिम के लिए वोल्टेज बनाता है। सिम में आप लोग को पता ही होगा कि सिम में एक होता है डेटा का, एक होता है क्लॉक का, एक रिसीव का, जो डायरेक्टली सीपीयू से आता है। तो V मॉडेम इसमें आप लोगों को ओनली चार्जर और बैटरी लगा के नहीं मिलेगा इसमें वोल्टेज। इसमें आप लोगों को मॉडेम मतलब ये जो सिम है ना, सिम आपको मॉल में इंसर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही V मॉडेम में पावर से वोल्टेज इनपुट होगा, ठीक है ना। मतलब कि अगर हमने सिम नहीं लगाया तो हम लोगों को Vcore मिलेगा, VPROC मिलेगा, VPROC 2 मिलेगा, Vcore मिलेगा, V मॉडेम नहीं मिलेगा। इसके बाद जो है दूसरा, ये सिम लगाने के बाद ही मिलेगा V मॉडेम, ठीक है ना। इसके बाद दूसरा है दूसरा कॉइल है जिसका कॉन्फ़िगरेशन होगा GPU, मतलब GPU आप लोग पता ही होगा कि लेटेस्ट सेगमेंट लगता है। तो सीपीयू का अंदर जो GPU सेक्शन है उस सेक्शन को ऑन करने के 0.6 से 1.2 तक वोल्टेज ये सीपीयू में भेजता है। दूसरा वोल्टेज है जिसका नाम है VRAM। ये वोल्टेज है सबसे पहले जाएगा फ्लैश आईसी, उसके बाद इसका ही और एक दूसरा सिरा चला जाएगा पावर आईसी के अंदर, ठीक है ना। पावर आईसी के अंदर क्यों जाएगा, क्योंकि इसको निकलना है VRAM 2 0.6 वोल्ट, जो डायरेक्टली यहाँ से निकलकर 0.6 वोल्ट ये चला जाएगा रैम सेक्शन में और सीपीयू सेक्शन में। उसके बाद नेक्स्ट वोल्टेज है VPA। देखिए VPA जो है ये वोल्टेज 0.5 से 3.7 वोल्ट प्रोड्यूस करेगा, ये भी सिम लगाने के बाद ही प्रोड्यूस करेगा। VPA मतलब वोल्टेज फॉर PA मतलब 4GPA, इसमें 4GPA के लिए वोल्टेज निकलता है। इसके बाद जो है VS1 और VS2, ये जो है आप लोगों को पता ही होगा, दूसरा क्लास में आप लोगों को बताया था कि VS1 और VS2 ये है LDO वोल्टेज। ये जो है VS1 मतलब हाई LDO, इसमें 2.05 वोल्ट निकलेगा। 2.05 वोल्ट जो है ना, ये निकलने के बाद एक दूसरा आईसी में घुसेगा जिसका नाम है LDO सर्किट, ठीक है ना। जो LDO में घुसने के बाद ये जो है चला जाएगा फ्लैश आईसी के लिए वोल्टेज बनाएगा वो 1.8। आप लोगों को पता ही होगा कि LDO सर्किट जो है हाई वोल्टेज लेता है और यह से लो वोल्टेज छोड़ता है। वो कैसे काम करता है ये दूसरा टॉपिक है, मगर ये जो है LDO इसमें इनपुट होगा और आउटपुट होगा 0.8 वोल्ट, ये रैम के लिए है। इसके बाद यही वोल्टेज 2.05 वोल्ट, ये वोल्ट दूसरा LDO में घुसेगा। उनके बाद ये जो है दूसरा LDO 1.8, ऐसे ही 1.8 वोल्टेज बनाकर ये क्या करे, कैमरा में भेजेगा, LCD में भेजेगा
और बहुत सारे अलग अलग सेशन में जहाँ पर 1.8 वोल्ट रिक्वायरमेंट है उस जगह भेजेगा। मतलब ये 1.05 वोल्ट अगर में कुछ भी गड़बड़ी आया तो ये जो है पूरा सेक्शन बंद हो जाएगा, एलडीओ सर्किट बंद हो जाएगा, सेल बेड हो जाएगा। इसमें से कोई भी वोल्टेज में कुछ भी गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, सब वोल्टेज होना चाहिए। और नेक्स्ट है लो एलडीओ BS2, ये 1.3 का वोल्टेज है आपको करेगा। आपको करने के बाद ये फिर से ऐसे अंदर ही घुस जाएगा। आईसी के अंदर घुसने के बाद पावर से जो है अलग अलग वोल्टेज भी बनाता है, छोटा छोटा वोल्टेज 0.6, 0.72, 1.3, ऐसा अलग अलग छोटा छोटा वोल्टेज बनाता है अलग अलग सेशन को ऑन करने के लिए। तो ये एलडीओ वोल्टेज फिर से पावर से अंदर घुसेगा और छोटा छोटा सेशन को ऑन करने के लिए पावर आईसी एलडीओ वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा। और 2.05 जो वोल्ट है ना, ये तो बना है एलडीओ वोल्टेज, और यही 2.05 वोल्ट जो है ये पावर से अंदर फिर से इनपुट होगा, और ये भी भीतर का छोटा छोटा एलडीओ सेशन को ऑन करने के लिए ये भी वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा। देखिएगा आप लोग अगर सही से तो यहाँ पर हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कॉल है। इसका कॉन्फ़िगरेशन फिर से बताते हैं। इसमें से 2 होगा वी प्रॉक, 1 होगा वी कोर, 1 होगा वी मॉडेम, 1 होगा वी जीपीयू, 1 होगा वी रैम EMI, 1 होगा वी PA, 1 होगा एलडीओ मतलब हाई एलडीओ, और 1 होगा लो एलडीओ। यही 9 कॉल का कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों को सही से आना चाहिए। देखिए इसमें से किसमें आप लोगों को बैटरी और चार्जर लगने के बाद वोल्टेज नहीं मिलेगा। एक है VPA और दूसरा है V मॉडल। 2 कॉल में आप लोगों को वोल्टेज नहीं मिलेगा। बहुत सारा मैकेनिक्स भाई क्या करता है कि एक दो कॉल में वोल्टेज नहीं मिलता है तो आप लोग को टेंशन में आ जाता है कि क्या गड़बड़ी है, कहाँ गड़बड़ी है, पता नहीं चल रहा है। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि V मॉडेम और VPA इन दोनों में सिम लगाने के बाद, नेटवर्क आने के बाद ही इसमें वोल्टेज बनता है, उसका आगे इसमें वोल्टेज नहीं बनेगा, ठीक है ना। और बाकी जो जितना भी यहाँ पर 9 कॉल है, 9 कॉल में 7 कॉल में आप लोगों को ऑलरेडी चार्ज में और बैटरी लगाने के बाद वोल्टेज आना ही चाहिए। नहीं है तो PMIC काम नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? तो हो सकता है PMIC के अंदर शॉर्टिंग है, या फिर इनपुट VPH खराब है, या फिर IC खराब है, या फिर आउटपुट में कोई पास शॉर्टिंग है, इसमें वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है। तो ऐसा बहुत सारा कारण हो सकता है। देखिए मीडियाटेक में, क्वालकॉम में और जो है सैमसंग में IC अलग अलग तरीके से काम करता है, ठीक है ना। तो फिलहाल अभी हम लोग मीडियाटेक के बारे में बात कर रहे हैं। दूसरा IC1 में अलग अलग टाइम पे बताएंगे। तो मेनली बात क्या है, मेन जो हम लोग कंक्लूजन में क्या आया कि मीडियाटेक MT6358 इसमें पहले VPH इनपुट होगा 3 से लेकर 4 वोल्ट, 4.2 वोल्ट। VPH इन होगा 3 से लेकर 4.2 तक। अलग अलग सेशन को ऑन करने के लिए अलग अलग वोल्टेज इसमें पावर से इनपुट होगा। और आउटपुट में आप लोगों को 9 कॉइल मिलेगा, जिसमें 2 कॉइल में वोल्टेज नहीं मिलेगा और बाकी सब में वोल्टेज मिलना ही चाहिए। तो यही है इसका कॉन्फ़िगरेशन। आप लोग अगर स्कीमेटिक में देखना चाहते हैं तो आप लोगों को दिखाते हैं। हम लोग यहाँ पर इसको ऑलरेडी निकल रखे हैं कि वीडियो लंबा ना हो, क्योंकि स्कीमेटिक खोलने में तो टाइम लगता है। तो देखिएगा जैसे हमने बताया था 9 कॉल का कॉन्फ़िगरेशन। चलिए देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एकदम गिन के 9 कॉल कॉन्फ़िगरेशन आपको जानना जरूरी है। तभी आपको पता चलेगा ये ऐसी सही से काम कर रहा नहीं कर रहा। डेड बोर्ड में ज़्यादातर मोड में कस्टमर को या फिर मैकेनिक्स भाई को प्रॉब्लम आती है, मॉडल डेड हो गया, कहाँ पे प्रॉब्लम है पता नहीं चल रहा है। भाई तुक्का लगाने से नहीं चलेगा, आप लोगों को प्रॉपर पता होना चाहिए कौन सा कॉल पे कितना वोल्टेज मिलता है। तो देखिएगा, तो ये है हम लोगों का VS1 जिसमें 2.05 वोल्ट मिलेगा। ये है हाई एलडीओ। आप लोगों को बताया था हाई एलडीओ जो है ये डायरेक्टली किसी और जगह में नहीं जाएगा, पहले जाएगा
देखिए हाई एलडीओ यहाँ से देखो VS1 मतलब हाई एलडीओ जिसमें 2.05 वोल्ट मिलता है। ये जो देखिए यहाँ से निकलकर पहले PMI में गया, PMIC में गया। मतलब PMIC के लिए भी एलडीओ सेशन को ऑन करने के लिए VS1 एक अलग वोल्टेज भेजता है। उसके बाद यही वोल्टेज देखो यहाँ पर रैम के लिए भी एक एलडीओ सर्किट में घुसा है। ये रहा एलडीओ सर्किट, एलडीओ का IC। देखिए यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा EMI, मतलब ये रैम के लिए। देखो रैम में जा रहा है या फिर eMMC IC में जा रहा है, क्योंकि eMMC IC के अंदर रैम है और कुछ वोल्टेज में जा रहा है। और इसमें आप लोग देखोगे दूसरा जो पिन है, जैसे और एक एलडीओ सर्किट है। इस एलडीओ सर्किट में जो है हमने बताया था कैमरा या फिर दूसरा अलग अलग जगह पे जाता है। दिखेगा यही वोल्टेज 1.8 बनकर अलग अलग सेशन के लिए जा रहा है। देखिए इसमें कनेक्टर में गया, ठीक है ना। एलडीओ वोल्टेज अलग अलग सेशन को ऑन करने के लिए जरूरी है। अगर इस एलडीओ 2.05 पे कुछ भी गड़बड़ी आया, अप डाउन कर रहा है या फिर बहुत लो आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है वोल्टेज या फिर शॉर्ट दिखा रहा है, आप लोगों का मोबाइल कभी भी ऑन होने वाला नहीं है। पहले इसको ठीक कीजिए, फिर मोबाइल को ऑन कीजिए, ठीक है ना। सेम इसका जुड़ा हुआ जो एलडीओ सर्किट है ये भी सही होना जरूरी है। इसमें कुछ गड़बड़ी आया तो भी आप लोगों का CPU बंद होकर रहेगा, EMC चालू नहीं होगा, EMC जो है चालू नहीं होगा, ठीक है ना। इस एलडीओ खराब होने से, इस एलडीओ IC में गड़बड़ी होने से, इसमें कोई छोटी होने से। इसके बाद ये हो गया एक कॉइल कॉन्फ़िगरेशन। दूसरा है देखो यहाँ पर VPA, मतलब ये वोल्टेज PA-IC के लिए है, जो सिम लगाने के बाद ही चालू होगा। देखो ये वोल्टेज जो है दूसरा कॉल देखो 4G PA में इनपुट हो गया। देखिए किसी और जगह में नहीं गया, डायरेक्ट 4G PA में इनपुट हो गया। तो इसमें आप लोगों को सिम लगाने के बाद ही वोल्टेज मिलेगा, ओनली ऑन करने से आपको वोल्टेज नहीं मिलेगा। इसके बाद 3 नंबर कॉल जो है देखो यहाँ पर प्रॉक, ठीक है ना। ये CPU को ऑन करने के लिए 0.6 से 1.2 तक वोल्टेज एक प्रॉक बनाता है। ये कब बनेगा? जब हम लोग चार्जर इनपुट करेंगे और बैटरी लगाएंगे एक साथ, इसमें प्रॉक में वोल्टेज हम लोग को मिल जाएगा 0.6 से 1.2 तक। दूसरा है प्रॉक 2। देखो यहाँ पर प्रॉक L दिया गया है, मतलब प्रॉक का अलग अलग जगह देखो, ये जो है कुछ अलग पिन में घुसता है और ये देखो कुछ अलग पिन में घुसता है। मतलब इसके अंदर 2 अलग अलग सेक्शन है ओनली प्रॉक के लिए, ठीक है ना। इन दोनों को ऑन करने के लिए प्रॉक का वोल्टेज जरूरी होता है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए CPU के अंदर GPU का सेक्शन होगा, उसको ऑन करने के लिए 0.6 से 1.2 तक वोल्टेज इसमें आउट करेगा। देखिए सब कब मिलेगा? ये सब मिलेगा VPA छोड़कर, बाकी सब इसमें वोल्टेज आपको नहीं मिलेगा। इसमें आपको 0.6 से 1.2 तक वोल्टेज मिल जाएगा और LDO को मिलेगा 2.05, ठीक है ना। इसके बाद जो है दूसरा कॉल दिखाते हैं। देखो कोड, मतलब CPU का आपको लोग बताया, CPU का कोड जो है, कोड को ऑन करने के लिए वोल्टेज जरूरी है 0.6 से 1.2 तक वोल्टेज ऐसे में मिल जाएगा चार्ज मिलने के तुरंत बाद या फिर सेट ऑन करने के बाद। इसका मिलेगा पिन मॉडेम, ये सिम लगाने के बाद ही मिलेगा, सिम लगाने के आगे नहीं मिलेगा। मतलब हम लोग को 2 कॉइल मिला, एक है VPA, देखिए लिखा है पर VPA, और दूसरा है मॉडेम। इन दोनों में आप लोगों को वोल्टेज पहले नहीं मिलेगा, सिम लगाएंगे तभी वोल्टेज मिलेगा, मगर बाकी इन सब में वोल्टेज मिलना ही चाहिए, मिलेगा तभी आप लोगों को सेट ऑन होगा, उसका आगे ऑन जिंदगी में नहीं होने वाला है। देखो यहाँ पर दूसरा एक कॉइल है, इसका ये शायद लो LDO होगा। देखो BS2, ये लो LDO हमने बताया था कि लो LDO पावर से आपको होने के बाद ये जो है पावर से में इनपुट करेगा, ठीक है ना। देखो पावर से में इनपुट किया। उसके बाद जो है देखो तीसरा कॉल है VRAM 1, देखो लिखा है 1 भी लिखा है, ठीक है ना। VRAM 1
तो VRAM 1 जो है इसमें अलग जगह पर टच किया तो ये EMI लिखा है, मतलब ये EMC IC के लिए और CPU के लिए ये वोल्टेज ट्रिगर होता है। इसके बाद जो है इसमें मिलेगा मॉडेम 3.2 एम्पियर। ओके, वोल्टेज तो पहले बता चुके हैं मॉडेम में क्या वोल्टेज मिलेगा, आज हम बता रहे हैं एम्पियर। कंपनी क्यों ये कॉइल बीच में लगाता है, देखिए इसी एम्पियर के बारे में बात करेंगे। देखिए यह से जो पावर से वोल्टेज जनरेट कर रहा है ना, इसका एम्पियर कम है, बीच में बैक कॉइल लगा दिया जो 3.2 एम्पियर बनाकर CPU में अपलोड करता है। आप लोग सोच रहे हैं यहाँ पर 0.6 वोल्टेज का कहीं से जंपर लगाकर 3.6 वोल्टेज को दे देंगे। 3.6 वोल्टेज यहाँ पे कहीं से देने से ये नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें कॉइल जो है एम्पियर बना रहा है, इस एम्पियर से ही ये सेट ये जो IC है ट्रिगर होता है। अगर एम्पियर कहीं से देंगे तो इसका एम्पियर कोई अलग होगा, ये एम्पियर देंगे ये एम्पियर जाएगा, यहाँ पर काम नहीं करेगा, CPU पूरा बंद हो जाएगा। मतलब ये एम्पियर बनने के लिए एक कॉइल भी सही होना जरूरी है और IC भी सही होना जरूरी है, तभी एम्पियर बन के CPU को ऑन करेगा। इसके बाद देखो V कोर में जो है ना एम्पियर बहुत हाई होता है, इसमें 5 एम्पियर तक एम्पियर आता है, ठीक है ना, और वोल्टेज आता है 0.6 से 1.2 तक। देखिए दोस्तों बहुत बड़ा टॉपिक है। एक वीडियो में हर चीज का जानकारी देने से क्या होता है कि सब चीज जो है ना उजल जाता है। बहुत बार ये होता है कि स्टूडेंट को एक इस टॉपिक को समझने के लिए हम लोग को 3 दिन 4 दिन तक समय लग जाता है, एक टॉपिक को समझने के लिए, ठीक है ना। और एक वीडियो में आप लोग 30 मिनट या फिर 15 मिनट का वीडियो देखकर आप लोग को बहुत सारा नॉलेज मिल जाएगा, अगर आप लोगों का ब्रेन थोड़ा साफ है तो। नहीं हो तो टाइम लगता है। एक वीडियो को एक बार देखने के बाद 2 बार 3 बार आप लोग लिख लीजिए। अगर आप लोगों को जानकारी अच्छा लगे तो आप लोग इस सब वोल्टेज और एम्पियर को ना लिख लीजिए, तो आप लोगों को जानकारी होने में दिक्कत नहीं हो रहेगा और आप लोगों को दिक्कत आने वाला नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए यहाँ पर Vproc L लिखा है। Vproc में 5 एम्पियर L मतलब 2 वाला है, इसमें 3.3 एम्पियर आएगा। Vproc B मतलब ये 1 वाला सेक्शन है, इसमें 5 एम्पियर आएगा। BPA इसमें भी आएगा 1 एम्पियर और LDO इसमें आएगा 2 एम्पियर, ठीक है ना। तो इतना सारा कॉइल का कॉन्फ़िगरेशन जानने के बाद ये IC सही है कि नहीं ये आप लोगों को जरूर पता चल जाएगा। तो ये जो 9 कॉइल का कॉन्फ़िगरेशन आज आप लोगों को बताने की कोशिश किया, पता नहीं बहुत सारे स्टूडेंट को शायद मालूम नहीं चला, बहुत सारे स्टूडेंट को मालूम चल भी गया। देखो और एक बार बताने की कोशिश करते हैं। देखिएगा आप लोगों को थोड़ा सा अच्छे समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा ये जो Vproc 1 इसमें वोल्टेज मिलेगा आप लोगों को। उसके बाद 2 नंबर कॉइल Vproc 2 इसमें वोल्टेज मिलेगा, मतलब 2 कॉइल में वोल्टेज मिल जाएगा। फिर V कोर जब हम लोग चार्जर लगाएंगे और बैटरी लगाएंगे, इन तीनों में वोल्टेज आप लोगों को मिल जाएगा पहले ही। फिर V मॉडेम इसमें वोल्टेज नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सिम लगाने के बाद सेट ऑन करेंगे तब मिलेगा। इसके बाद GPU के लिए वोल्टेज पहले से मिल जाएगा। उसके बाद VRAM इसमें वोल्टेज पहले से मिल जाएगा। कितना वोल्टेज मिलेगा यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोगों को अगर अच्छा लगेगा तो इसको ड्रॉ कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। करने के बाद आप लोग इसको ड्रॉ कर लीजिए। इसके बाद चार्ज में लगाने के बाद VPA इसमें वोल्टेज नहीं मिलेगा, ये सिम लगाएंगे तभी इसमें वोल्टेज आप लोगों को मिलेगा। इसके बाद जो है हाई LDO चार्ज में लगाने के बाद वोल्टेज मिल जाएगा। लो LDO इसे भी चार्ज में लगाने के बाद वोल्टेज मिल जाएगा। हाई LDO में कितना वोल्टेज मिलता है देखिएगा। इसके बाद ही हम लोग पता करेंगे कि CPU काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो अलग टॉपिक है। मतलब हम लोगों को पता चल गया कि ये पावर ऐसे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो बहुत सारे स्टूडेंट को ये चीज़ बहुत हार्ड लगा होगा, बहुत सारे स्टूडेंट जिसको थोड़ा बहुत पता है उसको ये चीज़ बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये टॉपिक जो है ना हम लोग को बहुत स्टडी करना पड़ता है। स्टडी करने के बाद ही आप लोगों को बहुत मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कोई जादू का खेल है कि हम लोग रात में
सोया और सुबह उठ कर देख दिया हाँ सब कुछ हमको आ गया, ऐसा नहीं है। मोबाइल रिपेयरिंग एक सीखने वाली चीज़ है, एक इन्फॉर्मेशन है, इसको आप लोगों को पढ़ने के बाद ही मिलेगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं दूसरा की कोई वीडियो में जिसमें हम लोग MT6359 इसके बारे में बात करेंगे। देखिएगा ये जो टॉपिक है ना, ये असल में नॉर्मल स्टूडेंट के लिए है ही, जो ऑलरेडी दूसरा इंस्टीट्यूट में क्लास कर चुका है, जिसको ऑलरेडी मोबाइल रिपेयरिंग के बारे में बहुत सारा नॉलेज है, वो और भी हाई लेवल का क्लास करना चाहते हैं, एकदम आईसी का बॉल का कॉन्फ़िगरेशन जानना चाहते हैं, कौन सा बॉल में क्या वोल्टेज मिलता है नहीं मिलता है, कौन सा बॉल में क्या खराब हुआ नहीं हुआ, जिसको आईसी डीबॉलिंग आता है, जिसको ऑलरेडी थोड़ा बहुत आईसी के बारे में नॉलेज है, वो ही इस टॉपिक को सही से समझ पाएगा। नॉर्मल स्टूडेंट के लिए हम लोग क्लास अलग से रखते हैं, उन लोगों को धीरे 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 समझाते हैं। ऐसा नहीं कि 30 मिनट में आप लोगों को 2-3 ऐसे करवा दिया, ऐसा नहीं है। अलग अलग स्टूडेंट के लिए हम लोग को अलग अलग तरीका निकालना पड़ता है सिखाने के लिए। तो ये चीज़ प्लीज़ धीरे धीरे आता है, ऐसा नहीं कि एक साथ में आ जाएगा। बहुत सारे ऐसा होता है कि क्लास होने के बाद सब बोलते सर हम और एक बार क्लास करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई, आ जाओ, हम लोग आप लोगों से एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लेते हैं, क्योंकि आप लोग दूसरा मैकेनिक से भी ज़्यादा काम करना चाहते हैं, तो आप लोग को दूसरा मैकेनिक से भी ज़्यादा सीखना पड़ेगा, तभी ना आप कर पाएंगे, क्योंकि नॉलेज ही पैसा है। तो थैंक यू व्यूअर्स, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोगों को जानकारी देना चाहते हैं कि हम लोग दुर्गा पूजा ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है और हम लोग का बैच ऑलरेडी चालू होने वाला है 1-2 दिन में। कोई भी अगर एडमिशन लेना चाहता है तो 45 डेज का बैच अभी भी हम लोग एडमिशन ले रहे हैं। ऐसा नहीं कि मेरा ही इंस्टीट्यूट में आना जरूरी है, कोई भी इंस्टीट्यूट में जाइए, जाके थोड़ा बहुत सीख लीजिए। सीख लेने के बाद अगर कुछ चीज़ में डाउट रहा तो मेरे पास आइए, हर डाउट यहाँ पर आकर क्लियर आप लोगों का निश्चित रूप से हो जाएगा। तो थैंक यू व्यूअर्स, वीडियो को फुल देखने के लिए।